हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का संस्करण जारी किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस सीनेटर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है अमरीश बाबूलाल बेरा, कमला देवी हैरिस, हरबिंदर आनंद, सैम अरोड़ा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला देवी हैरिस। भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। डेमोक्रेटिव राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने उन्हें नामित किया है। कमला हैरिस वर्तमान के कैलिफोर्निया से अमेरिका सीनेटर हैं। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और भारतीय मूल की पहली महिला थी। यदि कमला हैरिस का निर्वाचन होता है तो वे संयुक्त राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है? ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, दिगांतरा, एस्ट्रोम, बेलाट्रिक्स। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। यह घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। इस रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। यह रॉकेट इंजन एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक ने मिलकर की थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्था ने लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए WGDP वीमेन कनेक्टेड चैलेंज को शुरू करने की बात कही है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, यंग वीमेन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट, रिलायंस फाउंडेशन, वीमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने देश में लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज को शुरू करने की बात कही है। वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी WGDP निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह क्षेत्र लैंगिक डिजिटल विभाजन को खत्म करते हुए और व्यापार को अवसरों को विस्तार करके महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी या भूमिका निभाती है। इसे शुरू करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन है कोविड-19 एंड टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन फॉर वीमेन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, टैक्सेशन एंड ऑनेस्ट इंडियन फार्मर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द
ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ईमानदार करदाताओं का सम्मान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट शुरू किया है। यह मंच एक प्रणाली में सुधार और सरलीकरण के कारण ये प्रयासों को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और कोरोना वायरस महामारी के इस दौरे में ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। कर प्रणाली के सुधार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया था। विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस देश ने नई दिल्ली स्थित एम्स के साथ अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकी साझा की है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों को नई दिल्ली स्थित एम्स के साथ साझा किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल सहयोग का एक हिस्सा है। इन प्रौद्योगिकियों में AI, वीडियो उन्मुख और आवाज़ संचालित स्वायत्त व्यक्तिगत या रोबोट और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है जिन्हें कोविड-19 स्टाफ के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल ने CPD नामक एक 120 घंटे का कीटाणुशोधक प्रोजेक्ट प्रदान किया है। इजराइल ने AI आधारित अल्ट्रासाउंड भी प्रदान किया है जो विशेष रूप से कोविड-19 के लिए डिज़ाइन किया गया है। बता दें कि इसके पहले भारत ने भी इजराइल को सेफ्टी हैंड गियर और दवाओं के द्वारा मदद मुहैया कराई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है जापानी, फ्रेंच, रशियन, मंदारिन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, असम, गोवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI इस साल नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 1975 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव राज्य सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और 2019 में इस समारोह में 76 देशों की लगभग 200 फिल्मों को स्क्रीनिंग की गई थी। 1952 में स्थापित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की शुरुआत की है। यह कितने स्तरीय संगठन है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की शुरुआत की है। नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी NIIO 3 स्तरीय संगठन है। नवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल यानी NTCA इसके दोनों पहलुओं नवाचार और स्वदेशीकरण को एक साथ लाकर शीर्ष स्तरीय निर्देशक प्रदान करेगा। NTEC के तहत एक वर्किंग ग्रुप इस परियोजना को लागू करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एलिफेंट नॉट कमोडिटी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शन है एलिफेंट रिसर्च सेंटर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन,
नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन ने हाथियों पर एक नई रिपोर्ट एलिफेंट नॉट कमोडिटी जारी की है। रिपोर्ट में भारत में मनोरंजन स्थलों पर हाथियों की निराशाजनक स्थिति को और पूरे एशिया में हाथी पर्यटन के रुझान को उजागर किया गया है। इस वर्ष रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पर्यटक और उपयोग किए जाने वाले हाथियों की बड़ी संख्या भारत में है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य है कि पूजनीय होने के बावजूद भारत में लोगों को मनोरंजन के लिए 21 स्थानों पर 500 से अधिक हाथियों के आवास बनाए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, रूस, ईरान। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एरो 2 इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इजराइल ने इसे गाजा और लेबनान से होने वाले शॉर्ट और मिड रेंज के रॉकेट हमलों और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है। एरो 2 का परीक्षण यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 500 मिलियन की मदद की घोषणा की है? ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। भारत ने मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की मदद की घोषणा की है, जिसमें $400 मिलियन लाइन क्रेडिट और $100 मिलियन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। भारत 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को वित्तपोषित करेगा। यह मालदीव का सबसे बड़ा नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। भारत मालदीव सार्क और दक्षिण एशिया आर्थिक संघ के सदस्य हैं। साथ ही दोनों सेप्टा के हस्ताक्षरकर्ता भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस जल संधि निम्नलिखित में से किनको अलग करती है? ऑप्शन है उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से, बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से, फ्लोरिडा को क्यूबा से, क्यूबा को हैती से। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से। डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, जबकि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कनाडा का उंगावा प्रायद्वीप हडसन जल संधि के जरिए बैफिन आइलैंड से अलग होता है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, जबकि विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का एक भाग है। यह मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रक शैलें निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है नदी घाटी में, रेगिस्तान में, हिमनद में, ऊंचे पर्वत पर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान में। रेगिस्तानी इलाकों में छत्रक के आकार के शैल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन शैलें के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्षक विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नितल के ऊपर उठे नुकीले शिखरों वाली
पर्वतनुमा संरचना को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है जलमग्न कटक, समुद्री टीला, जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री टीला। महासागरीय नितल के ऊपर उठे नुकीले शिखरों वाली पर्वतनुमा संरचना को समुद्री टीला या नितल पहाड़ी कहते हैं। यह समुद्री सतह से नीचे ही रहती हैं, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 3000 से 4500 मीटर तक हो सकती है। ऐसी संरचना जिनका शिखर महासागरीय नितल से 1000 मीटर ऊंचा उठा हो, उन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिण किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। इस धारा का नाम क्या है? ऑप्शन है फ्लोरिडा गर्मधारा, नॉर्वे गर्मधारा, कनाडनी ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिण किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। आगे चलकर यह संयुक्त जलधारा न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम गर्मधारा से मिलती है। इन ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन बिंदु पर प्लैंकटन का विकास होता है, जिससे मछलियों को पर्याप्त आहार मिलता है। यही कारण है कि ये स्थान मत्स्य के बड़े केंद्र हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से मिलकर हुआ है? ऑप्शन है बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं। महाद्वीपीय भाग में क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर, जबकि महासागरीय भाग में इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसी खनिजों से हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। यह परत मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है हिमनद, समुद्री तरंग, नदी, भूस्खलन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके तहत नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद आते हैं। भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। इनका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होने वाले गतिविधियों से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत लागू किया गया है? ऑप्शन है धारा 50, धारा 59A, धारा 62, धारा 69A। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 69A। भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, फाइल शेयरिंग ऐप शेयरिट और कम स्कैनिट जैसे अन्य लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की है। सरकार ने यह कदम इन मोबाइल ऐप द्वारा उपयोगकर्ताओं को डेटा का दुरुपयोग करने, डेटा चोरी करने और डेटा को अनधिकृत रूप से भारत से बाहर भेजने की शिकायतों को चलते उठाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिनम की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिनम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी बीमारी के इलाज के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है जिसके उपचार की कोई विशिष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। यह प्रोजेक्ट विश्व को प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए एक विस्तृत डेटा प्रदान करने के साथ राज्य में इस थेरेपी के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करेगा। इस प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल को प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी फंडिंग सीएम रिफंड फंड के जरिए की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मुकुल रोहतंगी, के वेणुगोपाल, हरीश साल्वे, गोपाल सुब्रमण्यम। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के वेणुगोपाल। राष्ट्रपति ने भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि श्री वेणुगोपालन ने जुलाई 2017 में उनके पूर्ववर्ती मुकुल रोहतंगी का स्थान लिया था। श्री वेणुगोपाल को 89 वर्ष की आयु हो जाने के कारण उनके अनुरोध पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी के रूप में सुतारस मेहता के कार्यकाल के 3 वर्ष के लिए बढ़ाते हेतु 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजीएस की नियुक्ति की गई है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है नितिन मेनन, नरेंद्र मेनन, रंजन मुद्रले, सुरेश शास्त्री। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को हाल ही में आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड के नाइजेल लोक का स्थान लिया है। नितिन मेनन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नरेंद्र मेनन के पुत्र हैं। उन्हें अब तक 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल में कार्यरत करने का अनुभव है। नितिन मेनन श्रीनिवासन वेंकटराघवन और सुंदरमन रवि के बाद पैनल में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय अंपायर हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।